स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, जिसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसमें इसके अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं और गुण लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की। 20वीं शताब्दी में प्रबंध जगत में अनेक अवधारणाओं एवं तकनीकों का विकास हुआ था। उद्देश्य द्वारा प्रबंध इनमें से ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंध की तकनीक और विचार है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो MBO है, इस MBO को 1954 में पीटर ड्रकर ने प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन भी आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जिसे बाद में प्रोफेसर स्लेह ने परिणामों द्वारा प्रबंध का नाम भी प्रस्तुत किया। यानी इस विचारधारा का प्रतिपादन तो पीटर ड्रकर ने 1954 में किया, लेकिन बाद में प्रोफेसर स्लेह ने इसे परिणामों द्वारा प्रबंध के नाम से भी प्रस्तुत किया गया। और प्रत्येक संगठन का निर्माण कुछ न कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए अवश्य किया जाता है। अब हम जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कहा गया है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी प्रबंध जो है वह सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। हम कहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य है। हम खाना खा रहे हैं तो हमें भूख है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, प्रबंध के अंदर जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। प्रबंध की सफलता बहुत कुछ सीमा तक उद्देश्यों के निर्धारण करने, उनके अनुसार परिणाम प्राप्त करने पर भी निर्भर रहती है। इसलिए कुंट्स और डोनेल के अनुसार ये कहा गया कि स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध का कार्य करना एक अव्यवस्थित तथा अल्टप्पू कार्य होता है। यानी अगर आपके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं है कि मुझे क्या कार्य कब, क्यों, कैसे, किस प्रकार करना है, तो आप एक अव्यवस्थित और अल्टप्पू कार्य ही कर पाएंगे। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। You have to reduce costs by 10% this quarter. I'm sorry, sir, but... I don't want excuses. I want results. But, sir, how will I... You figure it out. यहाँ दिखाए जाने वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक स्वामी अपने उच्च प्रबंधकों, मध्य प्रबंधकों और निम्न प्रबंधकों को गाइडेंस कर रहा है और वह अपने अलग अलग विभागों के श्रमिक कर्मचारियों से कार्य करवा रहे हैं। लेकिन यदि इनके पास कार्य करने के लिए उद्देश्य नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं रेड के अंदर सब क्वेश्चन मार्क हो गया है। इस स्थिति में अब यदि हमारे पास लक्ष्य उद्देश्य नहीं होंगे तो ये सारा कार्य रुक जाएगा और कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और यदि कार्य अच्छे से बता दिए जाएं, लक्ष्य बनाए जाएं, उद्देश्य बनाए जाए, तो ये सभी अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर हमें ये 4 ब्लॉक दिख रहे हैं। यह है उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और निम्न प्रबंधक होते हैं, जो संस्था के प्रमुख के साथ मिलकर के लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उनके बनाए गए उद्देश्यों के आधार पर संस्था के लिए प्रोडक्शन का कार्य करते हैं। ये सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर के अच्छे से कार्य करते हैं ताकि समय पर संस्था के वांछित लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह वीडियो देखने के बाद हमें स्पष्ट हो गया कि समस्त प्रबंधकीय कार्यों का उद्देश्य अभिमुखी होना ही उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं उद्देश्यों के द्वारा ही प्रबंध का निर्धारण करके उसके अनुसार, उसके आधार पर हम प्रबंध की प्रक्रियाएं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण जैसे कार्य अच्छे से कर सकते हैं। चलिए इसे एक चार्ट के माध्यम से और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इस चार्ट में हम देख रहे हैं हमारे सामने एक फर्म नज़र आ रही है हमें। इस फर्म में प्रोडक्शन का कार्य किया जा रहा है। उस कार्य को यहाँ पर 3 समूह मिलकर के कर रहे हैं, जिसमें पहला समूह है उच्च प्रबंधकों का, दूसरा समूह है हमारे लिए मध्य प्रबंधकों का और तीसरा है निम्न प्रबंधकों का। उच्च प्रबंधक सदैव संस्थागत उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। मध्य प्रबंधक जो उद्देश्य उच्च प्रबंधकों ने बनाए हैं उनके अनुसार विभागों के आधार पर बांटकर अपने उद्देश्यों का कार्य निर्धारण करने का कार्य करते हैं।
वहीं निम्न प्रबंधक मध्य प्रबंधकों के जो विभागों के आधार पर उद्देश्य बनाए गए हैं उन्हें एक एक व्यक्ति कर्मचारी श्रमिक के व्यक्तिगत अनुसार उनका निर्माण कर उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अब यहाँ उच्च प्रबंधक मध्य प्रबंधक तथा निम्न प्रबंधक शामिल रूप से मिलकर के यहाँ मिल रहे हैं और संयुक्त रूप से मिलकर लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य करते हैं। यहाँ पे ये लक्ष्य और उद्देश्य का जो कार्य है वह उस फैक्ट्री के लिए किया जा रहा है और इसके अंदर ये क्या कार्य करते हैं तीनों व्यक्ति मिलकर के। पहले तो है उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि कंपनी किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगी, कब करेगी, वह संस्था 5 साल बाद कौन से लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है, अपना विकास वृद्धि किस प्रकार करना चाहती है, वह सारी बातें इसमें देखी जाती है। दूसरा है प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को करना। प्रबंधकीय प्रक्रियाओं में निसनी असनी इसके अंदर शामिल होते हैं जिसे हम नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण कहते हैं। तीसरा है भौतिक और मानवीय संसाधनों का एकीकरण करना। हमारे पास भौतिक संसाधन तो मशीनें, प्लांट, कच्चा माल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्हीं के साथ साथ हम मानवीय संसाधन जिसके अंदर उच्च प्रबंधकों से लेकर के श्रमिक कर्मचारी तक हमारे पास शामिल होते हैं, उनका एकीकरण किया जाता है, यानी समूह रूप में मिलकर के सामूहिक प्रयासों के द्वारा वह संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। उपरोक्त चार्ट के अनुसार हमें ये समझ में आया कि प्रबंध संगठन के प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से लक्ष्य उद्देश्यों एवं दायित्वों का निर्धारण करता है, उन्हें प्रभावी कार्य जैसे नियोजन करना, लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन करना, उनका समय समय पर मूल्यांकन करने का भी एक व्यवस्थित दर्शन और तकनीक है। यह प्रबंधकों और अधीनस्थों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करने का कार्य करता है। यानी संस्था के निम्न प्रबंधकों के द्वारा प्रत्येक श्रमिक और कर्मचारी को ये समझाया जाता है कि आप संस्था में किस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हो और आपको कौन सा कार्य करना है। इसके आधार पर अधीनस्थ द्वारा अपने कार्य की योजना बनाने और अधिकारियों द्वारा उनके कार्यों की प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन करने की एक समयबद्ध प्रणाली है। उस प्रणाली को ही हम MBO कहते हैं। तो यहाँ पे आपको MBO का अर्थ परिभाषाएं के द्वारा स्पष्ट हो गया कि MBO क्या होता है। अब हम बात करते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रकृति, नेचर किस प्रकार का होता है। तो इसकी विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट है, यह एक कार्यात्मक अवधारणा है जिसका तात्पर्य है कि व्यवसाय का उद्देश्य निर्धारण करने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यह कार्यों पर आधारित होती है। सेकंड है, यह अवधारणा उद्देश्यों का निर्धारण प्रक्रिया पर जोर देती है, न कि उनके क्रियान्वयन के साधनों पर। इस MBO का उद्देश्य जो है वह संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, न कि ये कार्य किस प्रकार किया जाएगा, उसके साधन कौन कौन से होंगे उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट मेरिट में आना चाहते हैं, 90+ नंबर लाना चाहते हैं, और उसके लिए वो कौन कौन सी गाइड पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक्स खरीदेंगे, कौन कौन से कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करेंगे, वो चीज़ मायने नहीं रखती। वो उन साधनों पर ध्यान नहीं देते हैं, वह हमारा अपना टारगेट निर्धारित करते हैं तो मुझे 70+ लाने हैं, 80+ लाने हैं या 90+ लाने हैं। थर्ड है, यह परिणाम उन्मुख विचारधारा है, यानी इस विचारधारा में रिजल्ट बेस्ड देखा जाता है कि आपके उद्देश्य आपको किस परिणाम पर लेकर के जा रहे हैं। नेक्स्ट है, यह विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित होती है, जो ये मानती है कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। सहभागिता विचार पर आधारित इस प्रकार है कि यदि व्यक्तियों को स्वयं यह रियलाइज़ हो जाए कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो व्यक्ति सदैव उस कार्य के करने के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यदि एक टीचर स्टूडेंट को कहता रहे कि आप पढ़ाई करें, लेकिन जब तक स्टूडेंट खुद यह नहीं सोचेगा कि मुझे वास्तव में पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तब तक वह पढ़ाई नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के गुण और लाभ कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस प्रणाली के बहुत सारे लाभ होते हैं और ये लाभ मुख्य रूप से 3 लोगों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले संस्था को, उसके बाद उच्च प्रबंधकों को और उसके बाद उनके अधीन काम करने वाले श्रमिक
कर्मचारियों को। ये जो 3 कैटेगरी है यही एमबीओ से प्रभावित होती है। तो चलिए इनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अब संस्था को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसमें पहला है श्रेष्ठ प्रबंधन। इस प्रणाली से जितने भी प्रबंधकीय कौशल होते हैं और उनके निष्पादन में बहुत अधिक सुधार होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि उनके लक्ष्य उद्देश्य क्या हैं। और इस प्रणाली को अपनाने से प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्यों को सदैव अच्छे स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है श्रेष्ठ नियोजन। उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण, उनकी कार्य योजनाओं का निर्माण, उत्तरदायित्वों के निर्धारण से एक प्रभावी नियोजन संभव हो जाता है। सभी व्यक्तियों को पता होता है स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से कार्य करने होते हैं, इसलिए इसे श्रेष्ठ नियोजन भी संस्था को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संगठन की स्पष्टता। इस प्रणाली से संगठन की सभी भूमिकाएं, संरचनाएं, सत्ता, दायित्व, कार्य और भारार्पण आदि सभी की स्थितियां सदैव हर व्यक्ति को स्पष्ट हो जाती है कि कौन से व्यक्ति उस कार्य के लिए अधिकारी रहेंगे, कौन से मध्य प्रबंधक रहेंगे और किन्हें ये कार्य क्रियान्वित करना है। नेक्स्ट है वचनबद्ध निष्पादन। उद्देश्य अनुसार प्रबंध कर्मचारियों में अपने कार्य व उद्देश्य के प्रति एक प्रतिबद्धता उत्पन्न कर देता है। यानी प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं उद्देश्यों के द्वारा, और वह कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य सदैव करता रहता है। यदि उस कार्य में सफल असफल जो भी होता है उसके प्रति वह वचनबद्ध हो जाता है, क्योंकि उसे उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी नियंत्रण। उद्देश्यानुसार प्रबंध के कारण कर्मचारियों में लक्ष्य, योजनाएं, कार्यकलाप और जितनी भी कार्य प्रगति आदि होते हैं उन सब पर प्रभावी नियंत्रण बनाया जा सकता है। यानी सभी चीज़ें नियंत्रण में रह पाती है। ये सभी जो प्रकार हैं वह संगठन को, संस्था को होने वाले एमबीओ से लाभ हैं। अब हम बात करेंगे उच्च प्रबंधकों को क्या क्या लाभ मिलता है। उसमें पहला लाभ है हमारे लिए अधीनस्थों को मार्गदर्शन करने में आसानी होती है। यानी उच्च प्रबंधकों को ये पता होता है कि संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और हमें कौन सा कार्य करवाना है कर्मचारियों, श्रमिकों से, तो वह अपने अधीनस्थों को अच्छे से मार्गदर्शन कर पाते हैं। दूसरा है अधीनस्थों के कार्यों के मूल्यांकन का उचित आधार भी मिल जाता है। यानी जब मार्गदर्शन दे दिया जाता है, व्यक्ति, श्रमिक, कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनका मूल्यांकन करने का आधार भी उच्च प्रबंधकों को मिल जाता है। नेक्स्ट है अधीनस्थों को आसानी से मोटिवेट भी किया जा सकता है। जब संस्था के लक्ष्य उद्देश्य पता होंगे तो एक प्रबंधक अपने काम करने वाले अधीन लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सकता है कि तुम्हें ये लक्ष्य इतना प्राप्त कर लिया है, अब इतना सा बचा है, इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कंपनी अपने प्रोडक्शन को लगातार धीरे धीरे समयानुसार बढ़ाती रहती है और अपने टारगेट्स को अचीव कर पाती है। लास्ट पॉइंट है विभागों और कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना सरल हो जाता है। जब संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित होते हैं तो वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों और उनके अलग अलग विभागों में हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं और कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अब संस्था में अधीनस्थ लोग, श्रमिक कर्मचारियों को क्या क्या एमबीओ से फ़ायदे होते हैं, उन लाभों की बात करते हैं। पहला है कर्मचारियों को अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। यानी हर व्यक्ति, कर्मचारी ये जानता है कि संस्था के लक्ष्य उद्देश्य क्या हैं और संस्था उससे क्या चाहती है, इसलिए उसे अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। सेकंड है कार्य संतुष्टि में वृद्धि हो जाती है और निराशा समाप्त हो जाती है। यानी व्यक्ति को फीडबैक मिलता रहता है कि मैंने कितना कार्य कर लिया है और मुझे अब कितना कार्य करना बाकी है। लेकिन यदि व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य नहीं होगा और वो उस कार्य को लगातार करता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा, निराश हो जाएगा कि ये कार्य मुझे अब कब तक करना है। थर्ड है अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी अगर आपने एक टारगेट पूरा कर लिया है मोटिवेट होने के साथ साथ, तो आप दूसरे टारगेट की ओर अच्छे से बढ़ सकते हैं और उसे भी समय पर पूरा कर सकते हैं। फोर्थ है वह अपने अधिकारियों की अपेक्षाओं को भली प्रकार समझ सकता है। यानी अगर आपके उद्देश्य क्लियर हैं तो आप अपने अधिकारी के अपेक्षाओं को जान जाते हैं कि वो आपसे कितना काम चाहता है। नेक्स्ट है वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क बना रहने के कारण किसी भी प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होता, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो पाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है प्रबंधक चाहते क्या हैं और कर्मचारी प्रोडक्शन का कार्य उसके विपरीत करके देते हैं। लेकिन अगर उद्देश्य क्लियर होते हैं, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध किया जाता है, तो श्रमिक सदैव अपने प्रबंधकों से निरंतर कनेक्ट रहते हैं, संपर्क में रहते हैं और जो भी कन्फ्यूज़न होता है वह नहीं हो पाता, वो समय पे
लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है। लास्ट पॉइंट है व्यक्तिक पहलपन एवं क्षमताओं में वृद्धि होती है। व्यक्ति सदैव हर कार्य को करने में पहलपन दिखाता है और अपने कार्यों के अंदर उसमें पूरा करने की जो क्षमताएं होती है वह उसमें वृद्धि कर लेता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।